हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है आपको। और मैं किस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं आप अच्छे से जानते हैं, सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, जो अभी हायर एजुकेशन ने लिया है। इस एग्जाम में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया है, खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, जिनको मैं जानता हूं। इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं कि अगर आप देखें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। इतना टफ है कि अगर आप देखेंगे जितने लोगों ने मुझे मार्क्स बताए हैं या पोल में भाग लिया है उन्होंने बताया, उसके अकॉर्डिंग अगर 180 प्लस में देखें तो लगभग 30 टू 40 स्टूडेंट जो हैं 180 190 प्लस में है। जबकि लास्ट टाइम जब हायर एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, जिसमें मैं भी अपियर हुआ था, उसमें हाईएस्ट मार्क्स ही 188 गया था। जबकि इस बार देखा जाए तो 188 तक कट ऑफ जाने का भी चांसेस है। बट इससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है जिनके मार्क्स 160 है 170 है, क्योंकि अभी सबसे मेजर टॉपिक जो बचा हुआ है, मेजर पॉइंट जो बचा हुआ है वो है इंटरव्यू का। आपको पता है कि इंटरव्यू जो है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 30 मार्क्स का। अब रही बात कि अगर हम कह रहे हैं 190 से ऊपर बहुत लोग हैं, तो जिनके मार्क्स 210 से ऊपर है, एक तरीके से उनके लिए इंटरव्यू मैटर नहीं करेगा। क्यों मैटर नहीं करेगा? क्योंकि इनके मार्क्स ऑलरेडी इतने हाई है। 210 का मतलब ये है अगर 30 में से मिनिमम 8 नंबर तो मिलने ही है। अगर उनको 10 नंबर भी मिलता है तो भी, और वैसे भी जो 210 मार्क्स ला सकता है रिटर्न में, वो इंटरव्यू में अच्छा करेगा ही, ये तो श्योर है। फिर भी अगर वो 10 नंबर भी लाता है तो भी उसका 210 प्लस 10 220 मार्क्स होता है। तो 220 मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑलरेडी वो एक तरीके से सेफ जोन में है जिनका 210 से ऊपर है। बट जिनके 200 है या 190 है, 180 है, 175 है, उनके लिए वो है, अभी भी नहीं है ऐसा नहीं है, बट उनको इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और ज्यादातर फाइट नहीं होने वाली, क्योंकि 210 से ऊपर मुश्किल से 4-5 लोग हैं। वो तो चलिए ठीक है, हो गया, लेकिन उसके बाद भी यूआर कैटेगरी में हो या अदर कैटेगरीज में, सभी में अभी और भी सीट्स हैं। तो उन सीट्स के लिए अगर आपको फाइट करना है तो इंटरव्यू में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक और बात, यहां मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा। इस इंटरव्यू वीडियो को बनाने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जितने लोग हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो, मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, इंटरव्यू तो सबका होना है। और जिनका भी इंटरव्यू होगा उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो इंटरव्यू में अगर सबकी बात करें, हम मैंने सभी सब्जेक्ट को यहाँ इंक्लूड किया है, सिर्फ केमिस्ट्री को नहीं, तो आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं और उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। अगर वैसी प्रिपरेशन आपकी रही तो मैं कह सकता हूं कि आपके मार्क्स जो है एटलीस्ट 15 तो आएंगे, 15 से ऊपर ही आएंगे। अच्छा, मैं अपनी बात बता दूं, मैंने सीजीपीएससी हायर एजुकेशन और सीजीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन दोनों का एग्जाम जो है रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था, और दोनों में ही मेरे को इंटरव्यू कॉल लेटर आया था। और दोनों में मैंने इंटरव्यू दिया भी है और वो भी क्लियर करके मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो क्योंकि मेरा टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं टेक्निकल एजुकेशन में मैंने जॉब प्रीफर किया था पहले ही, क्योंकि उसकी वैकेंसी, उसका जो है रिजल्ट पहले आउट हुआ था, तो मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया था। तो क्योंकि मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और जो कि उस इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, या किस तरीके के क्वेश्चन मेरे फ्रेंड से पूछे गए। मैंने 1-2 फ्रेंड से भी सजेशन लिया है इस टॉपिक को वीडियो बनाने से पहले। उनसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन की बात तो मैं बाद में करूंगा, उससे पहले प्री इंटरव्यू हमको किन चीजों की प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था 30 मार्क्स का है, तो अभी भी ऑफ है, आप 26-27 मार्क्स तक भी ले आ सकते हैं। 26 तक तो हायर दिया गया है, उससे भी अच्छा अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आपको 27-28 मिलेगा। तो जितने अच्छे आप इंटरव्यू में मार्क्स लेंगे, आपका जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से वो मार्क्स जब ऐड होंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने से आगे जिनके रिटर्न मार्क्स हैं उनसे भी आगे निकल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का हायर एजुकेशन में। तो इसके लिए अच्छा, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये जो सीजी डोमिसाइल के एस्पिरेंट्स हैं और साथ ही साथ जो अदर स्टेट के हैं, ये उनके लिए भी है। अदर स्टेट वालों को भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, और जो यहाँ के हैं उनको भी वो मेहनत तो करनी है। तो क्या क्या चीजें लग सकती हैं, क्या क्या चीजें हमको करनी है, क्या स्टेप्स हैं, वो मैं बता दूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू तक की बात तो अभी बाद में है। सबसे पहले अभी जैसे ही एग्जाम हुए हैं, अब आएगा मॉडल आंसर। जब मॉडल आंसर आएगा, स्टेप नंबर 1 में आता है मॉडल आंसर। अब मॉडल आंसर आएगा
इसके बाद कुछ लोगों को क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो अपने ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि नहीं भाई ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेट होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, अपने अपने तरीके से, कोई गलत ही सही बट वो ऑब्जेक्शन जरूर लगाएगा। तो पहला आता है मॉडल आंसर की बात। जब आंसर आएगा लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे, जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो फिर से आंसर आएगा जिसको बोलते हैं अमेंडेड आंसर की। अमेंडेड आंसर में भी अगर ऑब्जेक्शन वैसे चांसेस कम है बट लगा तो फिर से वही प्रोसेस हो जाता है। बट अमेंडेड आंसर की आ गया, अगर वो फाइनल आंसर की हो गया तो उस अमेंडेड आंसर की के बाद अब उसके अकॉर्डिंग जो है मार्क्स चेक होंगे, टेस्ट होंगे आपके जितने भी आपने एग्जाम दिए रिटर्न के। तो रिटर्न एग्जाम का जो उसके बाद आएगा रिजल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिट लिस्ट। जैसे ही मिलेगी मेरिट लिस्ट, अब उस मेरिट लिस्ट में सभी लोगों को बुलाया जाएगा, किसमें, इंटरव्यू में। अब रही बात इसके बाद होता है ये इंटरव्यू। अब इस इंटरव्यू में जिनके भी मार्क्स आएंगे उनके रिटर्न और इंटरव्यू टोटल मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे और उसके बाद बनेगी फाइनल लिस्ट। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो ये सारी प्रोसेस होनी है, इसमें समय तो लगेगा, कितना समय लगेगा ये तो मैं भी नहीं जानता, बट जो मैं जानता हूं मैं बता देता हूं। तो इंटरव्यू की हम जो बात कर रहे थे, यहां तक स्टेप अभी बाकी है पहुंचना, ये सारी चीजें अभी होनी बाकी है क्योंकि अभी सिर्फ एग्जाम हुआ है। अगर आप यहां तक पहुंचते हैं तो आपको क्या करना है, क्या तैयारियां करनी है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने अलग रख लिए हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि हमको क्या करना है। जैसे कि पहला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स का। तो क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपका कॉल लेटर आता है, इंटरव्यू कॉल लेटर, तो 3 डॉक्यूमेंट्स तो वो भेजते हैं या बताते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स में आपको ये चीजें भर के भेजनी। जैसे कि एक होता है उपस्थिति पत्रक कहते हैं, एक होता है जानकारी पत्रक और एक होता है कॉल लेटर। कॉल लेटर में सारी चीजें लिखी होती है, उपस्थिति पत्रक जानकारी पत्रक आपको वहीं जाके भरनी होती है। अब जब ये जानकारी पत्रक आप भरते हैं, ये आपको फॉर्मेट उसी समय मिल जाएगा। जब आप जानकारी पत्रक भरेंगे उसमें आप अपनी डिटेल डालते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं किस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैंने कहाँ पढ़ाई की, ये सारी चीजें आप उसमें डालते हैं। आप कहाँ कहाँ रहे, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ पीएचडी कर रहे हैं, कहाँ से आपने नेट क्वालिफाई, ये सारी चीजें आप वहां पर फिल करते हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंटेशन आप चाहिए को करना है तो वो तो हो गया 3 प्रपत्र में, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं जब डॉक्यूमेंट्स में अगर लगेगा तो आपके सारे मार्कशीट, ये तो ऑब्वियस है, सबको मालूम है। मार्कशीट में ध्यान एक चीज का और रखेंगे, कई बार ये होता है कि वहां पर डिग्री के लिए परेशान किया जाता है कि आपकी डिग्री नहीं है। तो जो लोग रिसेंटली पास आउट हुए हैं या अभी अभी 1-2 साल में पास आउट हुए हैं, वो अपनी डिग्री का खास ध्यान रखें कि कई लोग डिग्री नहीं बनवाते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ था, ये मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं इंटरव्यू में पहुंचा, एक दिन मतलब पहुंचने से जस्ट एक दिन पहले मुझे पता चला कि यस डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। तो फिर एक दिन में जैसे तैसे करके डिग्री विग्री बनवा के हम वहां पे गए। वो बात अलग है कि बाद में अंडरटेकिंग लेके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, कुछ दिन बाद डिग्री को जमा ले लिया। लेकिन ध्यान रखेंगे सीजीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, नहीं उनका, क्यों क्या करने वाले हो सकते हैं डिग्री आपको ऑन द स्पॉट मांगे, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है भाई। तो जब डिग्री मांगेंगे तो डिग्री की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी आपके अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में तो लगनी है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके पहुंचेंगे कहाँ, जहां आपकी इंटरव्यू पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू से पहले वो भी होना है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचते हैं तो वहां पर एक तो आपको बोलेंगे कि भैया डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, सबको ओपन करके रखो। तो पहले तो ये जो हम लोग रखते हैं ना लैमिनेट करके, सब निकाल के रख लेंगे भाई अलग से, और वो भी उस ऑर्डर में, हायर टू लोअर ऑर्डर में, और वैसे ही वो चेक करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी हुई तो तुरंत आपको वहां से हटा दिया जाता है, भीड़ बहुत होती है तो भाई आप क्यों बार बार जाएंगे। तो सिंपल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट अपने क्लियर रखें। अब आगे मैं बात करता हूँ, जब हम इंटरव्यू में जाने वाले हैं, डिग्री का बस ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात जैसे आती है गेटअप की, आप किस गेटअप में जा रहे हैं। तो ऐसा है कि गेटअप तो आप समझते हैं कि बिल्कुल फॉर्मल हो, बट एकदम इनफॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। और फॉर्मल का मतलब भी ऐसा नहीं कि आप अनकंफर्टेबल हैं, फॉर्मल ऐसा कि जिसके लिए आप यूज टू हो चुके हैं, वैसे कपड़े आप पहने, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अनकंफर्टेबल ना हो, एकदम चिपका चिपका पहन लिया, बस कपड़े को ही देख रहे हैं, अपना खुद का आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप चेहरे से, पूरे बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट दिखेंगे तो इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट जो है इंटरव्यूअर्स के सामने पड़ेगा आपका, ठीक है। तो गेटअप में ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये तो चीज हो गई गेटअप की। अगली बात है ग्रीटिंग्स की। जैसे ही आप इंटर करते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे जनरली कितने पीपल बैठते हैं कि मैंने जो 2 इंटरव्यू दिए हैं उसमें 3 से 4 लोग बैठते हैं। एक बोर्ड मेन मेंबर चेयरमैन होते हैं, बाकी 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। तो 3 से 4 लोग जो है आपके
इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे। अब उस पैनल में अगर सब्जेक्ट वाले ने बैठे हुए हैं तो सब्जेक्ट वाले भी पूछेंगे जो क्वेश्चन, वो बाद में। पहले बात ध्यान रखेंगे, जब आप ग्रीटिंग करें तो आप अगर कम लोग हैं तो आप इंडिविजुअली ग्रीटिंग कर सकते हैं, या तो फिर सबको सर झुका के एक बार नमस्कार कर लीजिए। ठीक है, ये ग्रीटिंग जो है ध्यान रखेंगे जब आप इंटर कर रहे हैं तब, और जब जा रहे हैं तब, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रीटिंग्स के बाद आती है कॉन्फिडेंस की बात। कॉन्फिडेंस से पहले मैंने बता दिया कि अगर आपका गेटअप सही होगा, कंफर्टेबल होगा, तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये ध्यान रखना कि हमें वहां पर ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जब भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो हाँ भी मुझे तो ये मालूम है, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर हम आंसर करते हैं, तो वो ओवर एक्साइटमेंट आपको नहीं दिखानी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है कि हाँ मेरे रिटर्न में इतने मार्क्स आ गए, मुझे तो भैया हो गया, मेरा रहने दो, इंटरव्यू कुछ नहीं दोगे तो भी हो जाएगा। इसमें भी मत रहना, कंपटीशन बहुत ज्यादा, एक एक नंबर का फर्क होने वाला है अभी। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, और साथ ही साथ लेस कॉन्फिडेंट भी आपको नहीं दिखना है। आप कहीं से भी लगे कि यार मेरे तो मार्क्स कम है, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे जिनके कम मार्क्स थे, फिर वो ज्यादा मार्क्स वाले को इंटरव्यू में पीछे करके सिलेक्शन लेके आज के डेट में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन के बैठे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वहां पर, तो कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए वहां पे, है ना। सिर्फ कॉन्फिडेंस, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं और लेस कॉन्फिडेंस भी नहीं। अभी हम बात करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन आता है कि आपकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात अगर मैं करूं तो आप ये देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ऑब्वियसली आपके में जो जो अच्छा है वो तो आप बताएंगे ही, लेकिन उसमें आपका ईगो या फिर आपकी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं दिखनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं तो वीकनेस भी आपको पॉजिटिव बताना है। जैसे अगर आपको पूछे आपकी वीकनेस क्या है, बहुत सिंपल, तो एक ऐसा वीकनेस हो जैसे कि मैं अगर पढ़ता हूं, अगर मैं कोई बुक लेकर पढ़ना शुरू करता हूं तो मैं लगातार उसको पढ़ता रहता हूं 7-8 घंटे तक, मेरा ध्यान नहीं हटता। ये एक टाइप की वीकनेस है, बट वो पॉजिटिव वीकनेस है। तो अपनी वीकनेस का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फैमिली इशू बताने लगे कि भाई मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ, मैं क्या करूं, मैं ये है वो है, मेरे को जॉब बहुत जरूरी है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनको कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जो बताया ना, अगर आप वीकनेस में बता रहे हो, ऐसी वीकनेस जिसको आप पॉजिटिव वे में मोल्ड कर सकते हो, ऐसे वीकनेस ही आप वहां बताएं, ताकि उनको भी सुनने में भी अच्छा लगे और लगे कि हाँ ये लड़के में कुछ तो दम है या लड़की में, है ना। ये तो बात हो गई वीकनेस और स्ट्रेंथ की। अभी हम आगे आते हैं जीके और सब्जेक्ट से किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले आपको क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट आपके सामने जो साक्षात्कार पत्र, ये जो मैंने बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं सामने में। जब सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं तो वो फ्रंट में रखते हैं, और आपके एंटर करने से पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपसे क्वेश्चन क्या करना है वो ऑलरेडी तैयार करके रखे होते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हमने जो लिखा है, जो भी, वैसे हॉबी तो नहीं पूछते हैं, वो लिखा हुआ हमें, बट अलग से जरूर पूछेंगे, बट हमने जो लिखा है उसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज होना चाहिए का मतलब क्या है कि जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में आप अपने नाम, अपनी कास्ट, अपने फादर का नेम, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें लिखते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, जैसे ही कुछ लोगों के पूछा गया था कि भाई आपके नाम का मतलब क्या है। मेरा नाम प्रशांत साहू है, मुझे नहीं पूछा गया था, बट नाम का मतलब क्या है। अब नाम का मतलब भाई एक तो खोज के रख लो, कुछ नहीं है तो कुछ बना लो, कुछ अच्छा था। तो बस ये है कि नाम का मतलब कुछ लोगों से पूछा गया था, सबसे नहीं, बट हो सकता है अगली बारी आपकी हो, आपको भी पूछा जाए। तो अगर नाम का मतलब आपने अच्छे से बता दिया, यस, तो उसके बाद आपसे सवाल होगा कि जैसे कि आपके फादर क्या करते हैं। आपने बताया कि मेरे फादर जो है किसान है, तो अगर किसान है तो किस टाइप की खेती करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी टाइप की फसलें होती हैं, आप कभी खेत गए हैं क्या, खेती के बारे में और भी चीजें, किस टाइप की मिट्टी है वहां की, ठीक है, वो सारी चीजें आपसे पूछने लगेंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरे फादर जो है टीचर है, तो वो कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं या कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो क्या सब्जेक्ट लेते हैं, क्या क्या उनके बारे में जो चीजें। देखिए ऐसा है कि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं और आपका ये नॉलेज लेवल चेक कर रहे हैं कि आप अगर मेरे जगह पे अगर आप एम्प्लॉय बन के आ रहे हो या आप जो है किसी संस्था में पढ़ाने जा रहे हो, तो कम से कम आपको
अपने घर का नॉलेज है कि नहीं, आप अपने घर के बारे में कुछ सही से जानते हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये, जैसे आप मेरे एक फ्रेंड ने, उनको पूछा गया कि आपके फादर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो बीएसपी में एम्प्लॉई है। तो बीएसपी क्या है, तो वही ग्लास स्टील प्लांट, तो वो कैसे काम, मतलब वो कब उसकी स्थापना हुई, किसके साथ हुई, कौन से देश ने उसमें उनका साथ दिया, कितना प्रोडक्शन होता है, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीजें उनसे पूछी गई। तो कहने का मतलब ये है, अपने फादर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए, उनकी जो डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगली बात, आपका नाम से ओके। अब आपकी अगर हम बात करें, मैं सब्जेक्ट की बात बाद में करूंगा, सिर्फ जीके की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर आप सीजी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, यहाँ आप रहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, या वो तो जानते हैं क्योंकि आपके लेटर में लिखा हुआ है, साक्षात्कार पत्र, आपके जानकारी पत्रक में आपने भरा है कि मैं फलाना जिले से हूँ। तो अगर आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, वो जिला, उस जिले में खास क्या है, तो अब आप बोलेंगे जिले में खास क्या है, तो कुछ अच्छी चीजें आप उनकी ध्यान रखें कि अगर आप जिस जिले से हैं वहाँ क्या क्या है, कुछ मंदिर हैं, नदियां हैं, कुछ पर्यटन स्थल है, वहाँ क्या चीज का उत्पादन होता है, क्या बनता, मतलब क्या सारी चीजें उस जिले के बारे में आपको तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो कौन से जिले के, एक वो जिला जहां आप पैदा हुए, जहां आपका जन्म हुआ, दूसरा वो जिला जहां आप पढ़े लिखे, और तीसरा वो जिला जहां आप रह रहे हैं। हो सकता है कि किसी के लिए ये तीनों जिला सेम हो, या हो सकता है कि तीनों जिला अलग अलग हो, क्योंकि पैदा कोई और कहीं और होता है, फिर पढ़ता कहीं और है और रहता कहीं और है, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो बात हो गई आपके जिले के बारे में। अब ये भी पूछ सकता है कि आपके जिले की 5 पर्यटन स्थल बताइए, ठीक है, कौन से टूरिस्ट प्लेस है 5, या 5 और कोई नदियां बताइए, 5 लोक नृत्य बताइए, या अगर आप पूछा जाएगा वहाँ क्या किस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, किस टाइप की संस्कृति है वहां पर, ऐसी चीजें। तो ये तो बात हो गई आप जहां रहते हैं वहां से पूछा जाएगा। अगली बात, ये सब जीके की बात है, ये सब पैनल में बैठे 2 लोग जो है बिल्कुल रैपिड फायर तुरंत 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 आपसे पूछते चले जाएंगे। उसके बाद जैसे कि अगर आप जो है आपने जिले विले का सब कुछ चलिए बता दिया। अब चलिए उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ की कुछ अच्छी बातें आप बताएंगे, जैसे अदर स्टेट से हैं या इसी स्टेट से हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो आप बोलेंगे है ये नदी है, वो नदी है। तो नदी के बारे में भी अगर आप बोल दिए कि भाई इस नदी को मैं जानता हूँ, तो यस, तो उस नदी की उद्गम कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक वो बहती है, उसके साथ और कौन सी नदी मिलती है, इस टाइप की चीजें वो इंक्लूड करते चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने पर्यटन स्थल के बारे में बताया, तो पर्यटन स्थल के बारे में अगर आपने बताया, आप जिसका भी नाम ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, इंटरव्यूअर क्वेश्चन जरूर कर रहा है, बट आपके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके आंसर ऐसे होने चाहिए कि आपके आंसर से ही क्वेश्चन बने। बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो आंसर दे रहे हैं उसकी डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि मैं, जैसे आप राजिम के आसपास से हैं, तो आप बोलेंगे राजिम में राजी लोचन का मंदिर है, ये बहुत फेमस है, तो आपको उसकी सारी इतिहास क्या चीजें हैं वो सब पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप फसल के बारे में पूछी गई, आपको एक फसल बताते हैं, या लोक नृत्य के बारे में पूछा गया तो आप किसी एक लोक नृत्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। लोकगीत के बारे में पूछा गया तो आप जिसके बारे में बताते हैं उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। जैसे कि कई कई लोकगीत या लोक नृत्य के लिए किसी को पुरस्कार मिले हैं, तो वो पुरस्कार किसको मिले हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कौन कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं जो आंसर दे रहा हूं उसी से क्वेश्चन बनने वाला है, तो मेरे जो आंसर है वही होने चाहिए। सपोज आपको 5 नदियों के, छत्तीसगढ़ के 5 नदियों के नाम पूछे, 5 नदियों के नाम, क्या आपने 10 नदियों के नाम याद करके रख लिए, लेकिन आप उन्हीं नदियों के नाम बताइए जिनकी डिटेल नॉलेज आप रखते हैं, क्योंकि आप जो है ऐसे नदियों के नाम ले देंगे जिनका केवल आपने नाम सुना है, तो फिर तो आप गए, वहां से आपको वहीं दौड़ा लेंगे। तो समझ रहे हैं आप, जैसे आप जो भी नदी का नाम लेंगे उस नदी का सारा बायोडाटा आप निकाल के रखें, वो सारी चीजें प्रिपेयर करके रखें। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ जो सीजी डोमिसाइल के हैं, आपको पूछेगा कहाँ लिखा है आपने कास्ट क्या है, मैं साहू हूँ, तो उसमें मैंने कास्ट लिख दिया है, तेली लिख दिया है, ओबीसी कैटेगरी ये वो। तो आपका जो भी कास्ट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं कि उस कास्ट के कितने टाइप के, जो बोलते हैं ना यहाँ पे कहाँ कहाँ ऐसी फैमिलीज हैं, कितनी हैं, उनका आपके कास्ट में स्पेशल कोई नृत्य है क्या, या कोई स्पेशल गीत है क्या, जैसे आप किस जाति, आपकी जगह में
इस जाति के लोग कितने हैं, क्या इनका पूरे छत्तीसगढ़ में इनका कितना जो है पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें वो आपको पूछेंगे ही। तो आपको अपने नाम, अपने फादर के नाम, इवन उनके ऑक्यूपेशन, अपने फैमिली मेंबर में और कोई अगर जॉब में है उनके ऑक्यूपेशन की सारी डिटेल्स, और साथ ही साथ उनके अपने कास्ट के बारे में सब कुछ, ये नॉलेज तो होना ही चाहिए। और मैंने पहले ही बताया था कि जहां से आप बिलोंग करते हैं वो पूरा, जहां आप अभी रह रहे हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब रही बात कि अदर स्टेट वालों से जीके में क्या पूछेंगे, तो ये तो रहेगा ही सारा कुछ, लेकिन क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में नहीं रहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपसे तो यही होगा कि ध्यान रखेंगे अदर स्टेट वाले एक्सपीरियंस ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो बनता है वो ये है कि आप छत्तीसगढ़ में जॉब क्यों करना चाहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, छत्तीसगढ़ में जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में ये है, वो मुझे छत्तीसगढ़ पसंद है। एक तो ये है कि ये तो सभी जानते हैं भाई कि आपको जॉब चाहिए तो आप किसी भी जगह जाके जॉब करेंगे, बट आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मेरे को और कहीं जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ आया। ऑब्वियस है। तो आपको क्या करना है कि छत्तीसगढ़ की कुछ अच्छी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें यहाँ अच्छी हुई हैं, हो रही हैं, करंट में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जब इनसे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप अपने आंसर बना के रख लीजिएगा, आप कैसा आंसर देंगे। अगर आप किसी चीज की तारीफ भी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये अच्छा है इसलिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो उस पॉइंट को लेके आपको क्वेश्चन किया जाएगा ये इसमें क्या क्या अच्छा है और इसकी क्या क्या योजनाएं हैं, परियोजना है। एक चीज छत्तीसगढ़ का जीके भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और जैसे कि मैंने कहा हमेशा 5 नदी के नाम, 5 लोक नृत्य, 5 है ना लोकगीत, ये सारी चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए और उनके सारी डिटेल्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो भी आप आंसर कर रहे हैं। ओके, अब दूसरी बात वो ये देखना चाहते हैं कि आप जो है कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं इस जॉब को करने। तो आपको अपना पूरा डेडिकेशन दिखाना है और डेडिकेशन दिखाते हुए ये भी दिखाना है कि हाँ मैं पूरी तरह से एलिजिबल हूँ इस जॉब के लिए और मैं इसी के लिए बना हूँ। अब आती है एक और क्वेश्चन जो जीके में ही आता है, आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी अगर आपकी नहीं है तो बना लो, कोई एक हॉबी बना लो, 2 हॉबी बना लो इन द सेंस दिमाग में बना लो कि मेरी ये हॉबी है और इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी हॉबी अगर बैडमिंटन खेलना है तो मुझे बैडमिंटन के बारे में सब पता होना चाहिए कि बैडमिंटन का कौन से गेम्स में कौन विनर है, छत्तीसगढ़ से या किसी भी स्टेट से कौन जो है इसमें बहुत आगे तक गया है, इंडिया से कौन आगे गया है, किसने गोल्ड मेडल लाया, किसने ब्रॉन्ज मेडल लाया, ये सारी चीजें। आप जो भी जैसे आप क्रिकेट बोल रहे हैं तो रिसेंट में क्रिकेट में क्या चल रहा है, कौन कहाँ का कैप्टन है, ये वो सारी चीजें। देखिए आपकी जो हॉबी है वो तो उसके नॉलेज तो आपको होती है जनरली। अगर आपको हॉबी नहीं है तो बनानी है और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है कि हॉबी के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारी चीजें उस से रिलेटेड। और अगर आपकी हॉबी जैसे आपने बोला मुझे पढ़ना मेरी हॉबी, तो आप क्या पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, किस टाइप की बुक पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो किस टाइप की नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो नॉवेल्स में अगर आपने ये बताया तो उससे रिलेटेड भी चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो ये है क्वेश्चन होने का तरीका और आपका आंसर देने। तो आप आंसर वही देंगे जिसके और अंदर की बातें आपको पता है। अगर आप कोई ऐसा आंसर देते हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है जबकि वो आंसर सही है, फिर भी वो आप आंसर को ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप उस आंसर को दिए तो अगर आप उसके अंदर के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे हैं तो इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि ये जबरदस्ती का हॉबी बना के आ गया, जबरदस्ती के कोई पॉइंट्स बता रहा है जिसके बारे में इसको कुछ भी नहीं मालूम है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले एक तो आपको हो सकता है कि आपको पढ़ाने के लिए बोला जाए, हो सकता है बट चांसेस कम है। अगर ऐसा नहीं, एक तो अपना एक टॉपिक तैयार कर लो। अगर आप केमिस्ट्री वाले हैं तो ऑब्वियसली आपको पूछा जाएगा कि आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कौन सा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उससे रिलेटेड आप आंसर देंगे। अब वही बताइए, वही टॉपिक जो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है उस टॉपिक के बारे में बताइएगा। उस टॉपिक अदर टॉपिक का नाम नहीं लीजिएगा ताकि अगर उससे पूछे तो आप उसके आंसर दे सकें। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे, तो आप अपना बताएंगे कि मैं पीएचडी कर रहा था, मैं नेट की कोचिंग कर रहा था, या मैं नेट पढ़ा रहा था, है ना, या तो फिर मैं टीचिंग कर रहा था, या तो फिर मैं स्कूल में पढ़ा रहा था। ये सारी चीजें तो आप जो कर रहे हैं उसकी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 11th-12th पढ़ा रहे हैं, तो 11th-12th के सारे टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं पूछा जाएगा आप क्या पढ़ाते हैं। देखिए मैं टेक्निकल एजुकेशन में आ चुका था, तब मेरा जब इंटरव्यू हुआ हायर एजुकेशन का, मुझे से तो पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बता दिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।
अब जब मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने पूछा आप मुझसे क्या पढ़ा, आप वहाँ क्या पढ़ाते हैं, तो मैंने बताया ये टॉपिक मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो उस टॉपिक के बारे में वो पूछने लगे, इस टॉपिक में का एप्लीकेशन क्या है, इस टॉपिक में और क्या क्या चीजें हैं, इससे बच्चे क्या सीखते हैं, ये सारी चीजें वो पूछने लगते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं मैं पीएचडी कर रहा हूँ, यस, तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपका रिसर्च एरिया क्या है, तो रिसर्च एरिया आपको पूरा टाइटल बताने की जरूरत तो है नहीं, बट आप एक एरिया तो बताएंगे कि अगर मैं एयर क्वालिटी पे कर रहा हूँ या फिर सॉइल क्वालिटी पे कर रहा हूँ या जो भी पेस्टिसाइड हो गया या जो भी आप करते हैं, ये तो मैं भी इतना नहीं जानता हूँ, बट जो भी रिसर्च एरिया से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं वो एरिया आप बताएंगे। तो जब वो एरिया से बताएंगे तो जो ऑब्वियसली सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हर एक एरिया का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो बिल्कुल रहता ही है, तो वो आपके वही एरिया से ही आपको क्वेश्चंस उठाना शुरू करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि हो सकता है आपने अपने रिसर्च पूरे इंटायर रिसर्च में उनका नाम भी ना सुना हो, समझ रहे हैं ना, तो वो कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप जो कर रहे हैं ध्यान रखेंगे इस बात का, मैं कह रहा हूं अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी हो चुकी है, तो अपने टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। एयर क्वालिटी है तो एयर क्वालिटी के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे अगर आप नेट की कोचिंग किए हैं तो आपने कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा किया, तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन वहां पे घुमा के ले जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है तो ध्यान रखेंगे, वहां अगर आपसे जो भी पूछा जा रहा है, भले ही आप नेट की कोचिंग किए हो, भले ही आप पीएचडी कर रहे हो या किए हो, जो भी है, तो आप आंसर वैसे दें जिसके क्वेश्चन आने पे और आप आंसर दे सकें। बात समझिए, सब्जेक्ट पे भी इसलिए मैं कह रहा हूं आप टॉपिक, वही टॉपिक का नाम लीजिएगा जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी चीजें मालूम है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इंटरव्यू को से लेकर, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे मुझे करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। और इन सब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं और शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो ये मैं हो सके तो अगले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ध्यान रखेंगे आप मेरे वीडियोस पे कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और क्या जो है आपको डाउट्स हैं, किस टाइप की चीजें जो है आपको दिक्कतें आ रही हैं इंटरव्यू में आ सकती हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बॉडी लैंग्वेज की चीजें, ये सारी चीजें, मैं कॉन्फिडेंस की चीजें ये शेयर करूंगा। बस आप कमेंट पे ये लिख दीजिए, बता दीजिए कैसे करना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि है ना, तो वहां से भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इंटरव्यू का सर प्रिपरेशन कैसे करना है, ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखे हैं, आप देखेंगे तो ध्यान रखेंगे सारी चीजें जो आपने पूछी है ये उन्हीं से रिलेटेड हैं कि कैसे हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, कब क्या करना है ना, और किस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन जो भी होंगे ये आप पे डिपेंड करता है, ना कि इंटरव्यूअर पे। आप जो बताएंगे वहीं से क्वेश्चन उठेगा, तो आपको क्या बताना है ये आप प्रिपेयर कीजिए, पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिए कि मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उससे 10 क्वेश्चन उनसे क्या पूछवाना है। वो जो भी क्वेश्चन करेंगे उनसे उसका एक ऐसा आंसर दीजिए कि उससे 10 क्वेश्चन वो वही पूछें जो आपको पता है। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत सिंपल है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सब्जेक्ट का हो या जीके में सिंपल, आप जहां से हो, आपके पिताजी जहां से है, आपका खानदान जहां से है, उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा सारी चीजें। तो ये सारा कुछ अगर आप प्रिपेयर कर ले, ये सब प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई कि मेरे तो 190 नंबर आ रहे हैं, बस बांधे टाई और चले गए इंटरव्यू देने के लिए कि भैया मेरा तो हो जाएगा। नहीं, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, आपको ये सारा कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चंस क्या क्या होने चाहिए इसके बारे में मैं और भी आपको बता सकता हूं, तो आप बस कमेंट करके जरूर पूछिए ताकि मैं अगले वीडियो में सारे सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ सकूं कि किस टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, और उनके आंसर आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए ताकि उसके अंदर के आंसर आप दे सकें। ठीक है, तो आप जो है, अगर देखिए आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इससे पहले मैंने कट ऑफ का जो वीडियो बनाया था उसको लगभग 7-7,500 लोगों ने वॉच किया है। तो इतने सारे लोग देख रहे हैं, आपको ये सारी चीज अच्छी लग रही तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। ये सब आपके ही काम की चीजें हैं, तो ध्यान ये रखेंगे कि हमको क्या क्या चीजें लगने वाली, इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको चाहिए आप बिल्कुल कमेंट पर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।